हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीबी स्टार कोटा। बच्चों, आज का जो वीडियो है वो जेई मेन 2023 के एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इस पर्टिकुलर वीडियो में हम क्योंकि अपने साथ में आप देख पा रहे हो एक्सपर्ट है, विनीत सर है, सूर्यवान सर हैं। तो यार जो भी आपके सवाल है, जैसे मैं लगातार आपके कमेंट्स देखता रहता हूं, तो जो भी आपके सवाल है वो हम इन दोनों से करेंगे। जैसे जेई मेन 23 का पेपर का जो लेवल है वो किस टाइप का हो सकता है, क्या हमें जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है वो सिर्फ डिफिकल्ट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, या फिर जो मॉक टेस्ट है वो एक रेलेवेंट मॉक टेस्ट क्या होता है, या फिर जो आपको मटेरियल कौन सा सोल्व करना चाहिए, क्या सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू से आपका काम हो जाएगा। तो ये सारी चीजों के बारे में हम खुल के सर से बात करने वाले हैं, तो बहुत अच्छे से इनपुट आपको मिलने वाले हैं। अच्छा, इनके अलावा भी अगर आपका कोई और क्वेश्चन भी रह जाता है तो यार वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, क्योंकि मैं आपके कमेंट्स देख के वापस से इन महारथियों को आपके सामने लेके आएंगे और उन सारे क्वेश्चंस का आंसर भी बच्चों आपको देने की कोशिश करेंगे। तो यार चलिए, छोटा सा वीडियो रहने वाला है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जेईई मेन 23 का टफनेस लेवल जो वो क्या हो सकता है, क्योंकि सर क्या है कि काफी सारे बच्चों में मिथ है और थोड़े थोड़े लोग जो उनको ट्रिगर भी इस टाइप से करते रहते हैं, थोड़ा माहौल बनाते रहते हैं कि पिछली बार आपको पता होगा एक जेईई अपेक्स बोर्ड आया था जैब, उसके बाद में जेईई मेन के पेपर जो थोड़े से टफ आए थे, तो वो वैसे कोइंसिडेंस था और उससे पहले भी टफ आते थे पेपर, लेकिन लोगों ने इसको ऐसा बना दिया कि अब जैब पेपर बना रहा है तो पेपर काफी टफ आने वाले हैं। तो आपका इसमें क्या टेक है, मतलब कैसा रहता है ये टफनेस लेवल, किस पे डिपेंड करता है? देखिए सर, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि जैब के आने से पेपर का एकदम से लेवल इंक्रीज हो जाएगा। पहली चीज़, जैब जो है वो एक ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है, वो पेपर मेकिंग कमेटी नहीं है ना, और जैब पूरा जो प्रोसेस है उसको ओवरसी करती है। तो एनटीए का मेन रोल है यहाँ पे पेपर मेकिंग के अंदर, राइट। तो एनटीए के द्वारा बनाई गई कमेटी जो है वो पेपर बनाती है, तो पेपर अभी भी एनटीए के वहीं से चर्न हो रहे हैं, ठीक है, वहीं से पेपर आपके बन रहे हैं। अब बात करते हैं डिफिकल्टी लेवल की। तो यार आप जानते हो कि पेपर एक ही तो होता नहीं है, बहुत सारे स्लॉट्स में पेपर होते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखें जेईई मेन 2022 का यहाँ पे एनालिसिस किया गया है, तो यार देखो 2 अटेम्प्ट अपने हुए थे, एक हुआ था जून में, एक हुआ था जुलाई में, और बहुत सारे पेपर हुए थे जब से एनटीए ने होश संभाला। आप जानते हो कि बिल्कुल टेस्ट सीरीज की तरह पेपर होते हैं। अब हर एक पेपर का जो लेवल है वो सेम मेंटेन रखना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। तो जैसे कि आप यहाँ पे क्लियरली देख भी सकते हो 99 परसेंटाइल के लिए यस कितना सिग्निफिकेंट वेरिएशन यहाँ पे आप सभी को दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 26 जून को जो शिफ्ट 1 थी वो टफेस्ट शिफ्ट थी, और 27 जून को शिफ्ट जो थी वो ईजीएस्ट थी, यानी अगले ही दिन बिल्कुल उल्टा हो गया है ना, जज्बात बदल गए, वक्त बदल गया। तो यहाँ पे 165 मार्क्स में 99 परसेंटाइल आ रही थी, लेकिन यहीं पे 206 मार्क्स में 99 परसेंटाइल आ रही थी। यार 40-50 नंबर का गैप आ रहा है। यानी पहली चीज अपने को समझ में आ रही है कि भाई ये शिफ्ट पे डिपेंड करता है। कोई शिफ्ट हो सकता है बहुत अच्छे लेवल की हो, कोई शिफ्ट हो सकता है बहुत ही इजी लेवल की हो। देखिए सब्जेक्ट वाइज भी बहुत वेरिएशन आ रहा है। जैसे कि फिजिक्स की बात करते हैं, फिजिक्स में 74 मार्क्स पे से कम पे 99 परसेंटाइल नहीं आ रही है, और 86 तक भी 99 परसेंटाइल आ रही है। यानी आप देख सकते हो कि फिजिक्स का लेवल इन जनरल थोड़ा सा रिलेटिवली लेस ही है, आप देख सकते हो। यहां पे अगर बात करें मैथमेटिक्स में, तो मैथमेटिक्स में आप देखो भाई 40 और 55 यानी 40 मार्क्स पे भी 99 परसेंटाइल आ रही है, 55 पे तो आ ही जा रही है। यानी मैथ्स आप समझ रहे हो कि मैथ्स टफ आ रहा है। तो इससे आप अपने गोल डिफाइन कर सकते हो कि यार क्या आपको गोल करना है, ठीक है सर। तो आप समझ रहे हो ना कि भाई डिफिकल्टी लेवल जो है वो आपके स्लॉट पे डिपेंड करेगा, एंड यू हैव टू बी रेडी फॉर एनी टाइप ऑफ लेवल, एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन विच कम्स। तो पहली चीज जो मतलब समझ में आ रही है कि भाई दोनों टाइप के लिए आपको रेडी रहना है। पेपर आपकी शिफ्ट पे डिपेंड करता है कि पेपर जो टफ भी आ सकता है और इजी भी आ सकता है। लेकिन सर अगली चीज, मतलब जैसे मान लो कि मतलब कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि अगर मान लो कि हम डिफिकल्ट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इजी क्वेश्चन क्या उसमें अपने आप ही इंक्लूड हो गया, या हमें इजी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जो थोड़ी अलग से करनी चाहिए? इसको सूर्य सर बताएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल पूछा है। कई बार मेंस के जो लेवल होते हैं, जो मेंस का स्टैंडर्ड जो हम लोग मान लेते हैं कि वो इजी ही मान लिया अपन ने ना, और जब सवाल देखा अपन ने एग्जाम हॉल के अंदर तो अपने को लगा अरे यार इस टाइप की तो प्रॉब्लम किया ही नहीं है। तो मेक श्योर करें अपन, सर मेरे हिसाब से तो पीवाईक्यूज बेस्ट है सर। ये आपको सबसे अच्छे आइडियाज़ देते हैं कि कितने प्रकार का वेरिएशन हो सकता है, क्योंकि हम रिसेंटली देख रहे हैं पिछले 2 साल से इतने सारे शिफ्ट्स हो रहे हैं कि ऑलमोस्ट जितने भी सवालों के कंपोनेंट है आई थिंक पूरा का पूरा अपने को कवर अप कर चुका है। तो आई वुड रिकमेंड एवरीवन कि भाई आप पूरी सिलेबस के प्रिपरेशन के तरीके से जाइए। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिफिकल्ट सवाल उठाएं, आप बेसिक सवाल जो आपके क्लास नोट्स में कराए जा रहे हैं, जो आपके एनसीईआरटी बेस्ड प्रॉब्लम है, वहां से लेके एक अच्छे एक ऑप्टिमम सवाल तक। इनफैक्ट अपन ये भी देख पा रहे हैं कि मेंस के अंदर पीवाईक्यूज एडवांस के आ रहे हैं आजकल, राइट। तो आप देखिए कि आपको यही से अंदाजा लग गया कि सस्ते से सस्ता सवाल से लेके महंगे से महंगा सवाल आपसे पूछा जा रहा है, तो आपकी प्रिपरेशन लेवल भी वही होनी चाहिए। इनफैक्ट अगर आप ज्यादा डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस नहीं करना चाहते हैं तो आई वुड ओनली रिकमेंड कि आप
प्रीवियस जेई एडवांस के सवाल आप जरूर लगा के जाए एग्जाम से पहले। इसमें सर मैं भी कुछ इनपुट देना चाहता हूँ कि देखो ऑब्वियसली सर ने जो बोला वो बात तो है ही, है ना, वो बात सारी बातें बिल्कुल सही है, लेकिन मैं बोलना चाहूँगा कि यार आपकी स्टेज अलग अलग होती है। कुछ स्टूडेंट अभी ऐसे हैं जो अभी सिलेबस कंप्लीशन कर रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो 12वीं क्लास के जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। तो आपको भी पता है कि कौन कौन से चैप्टर आपके अभी स्ट्रांग है, कुछ चैप्टर्स आपके मॉडरेट होंगे, कुछ वीक होंगे। तो जो चैप्टर्स आपके अभी वीक हैं या मॉडरेट लेवल के हैं, पहले उनके आसान आसान क्वेश्चन बहुत सारे करो, तभी आपकी कैपेबिलिटी डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की होगी। बहुत बार क्या होता है कि हम डिफिकल्ट क्वेश्चन सीधा अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन देखते ही हमारी हालत टाइट हो जाती है, सॉल्व नहीं होते, डीमोटिवेट हो जाते हैं, राइट। तो जो चैप्टर्स आपके स्ट्रांग हैं उनके तो फाड़ू फाड़ू क्वेश्चंस करिए, बिल्कुल जोर लगा दीजिए उनमें, और जो आपके इजी या मॉडरेट लेवल के मतलब वीक चैप्टर्स हैं जो, उनको पहले आसान क्वेश्चंस काफ़ी करिए ताकि आप अच्छे क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर पाओ। बिल्कुल सर, इसमें मैं भी थोड़ा सा अपना इनपुट दूंगा। मतलब इसमें बेसिकली जो डिफिकल्ट वाली और इजी वाली चीज़ है, उसमें कई बार क्या होता है कि हमें लगता है क्वेश्चन इजी है कर लेंगे, लेकिन क्या आप वो उतने कम टाइम में कर पाओगे? इजी का मतलब क्या है, मतलब वो सबके लिए फिर इजी है, तो आपको उतने लिमिटेड टाइम में करना होगा। तो वो आप तभी कर पाओगे जब आप इजी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जो वो पहले से लिमिटेड टाइम में करोगे। तो इस चीज़ का यार आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके अलावा सर जैसे मतलब अगर आप मोटा मोटे पकड़ लो तो जैसे जुलाई अटेम्प्ट में टोटल 12 पेपर हुए थे, जून में 10, तो 22 पेपर यहाँ पे हुए थे। तो इनमें ही इतने सारे क्वेश्चन जो है वो पर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, तो क्या मतलब सिर्फ और सिर्फ इन क्वेश्चंस की अपने वो प्रैक्टिस करनी चाहिए, फिर अलग से भी कुछ और मटेरियल भी हमें सोल्व करना चाहिए? सर देखिए फंडामेंटली जो PYQs हैं, आप जानते हो जब से एनटी ने होस्ट संभाला तब से उन्होंने पेपर की बिल्कुल बाढ़ लगा दी है ना। टेस्ट सीरीज की तरह पेपर हो रहे हैं 2019, 20, 21, इतने सारे चैप्टर वाइज क्वेश्चंस अवेलेबल हैं कि पहले तो स्टूडेंट उनको ही कर ले उतना बहुत है, राइट, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। लेकिन कभी कभी व्हाट हैपेंस इज कि कुछ पर्टिकुलर चैप्टर्स में उतना नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं होते अवेलेबल, तो उनके आप एडिशनल मटेरियल भी कर सकते हो। आप सभी ATP स्टार कोटा का RBC को जानते ही होंगे, रैंक बूस्टिंग कोर्स, तो वहाँ का जो मटेरियल है वो कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है हमारी लर्निंग ऐप पे और वेबसाइट पे। तो वहाँ पे जा सकते हो और वहाँ से उस मटेरियल को फ्री ऑफ कॉस्ट, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो। उसमें बुलजाई कंटेंट है, आप सभी जानते हो, यानी बिल्कुल मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एंड मोस्ट रेलेवेंट क्वेश्चंस वहाँ पे मिलेंगे जो हमारी टीम ने ही मिलके बनाए हैं, तो उसका फायदा आप उठा सकते हो। बिल्कुल। तो बिल्कुल सही चीज़ है ये। वैसे RBC वाला करने का जो सर ने फंडा बताया है कि PYQ से हटके भी कुछ क्वेश्चंस कर लेने चाहिए, इसका एक और रीज़न ये होता है कि जैसे मान लो कि एक चैप्टर में 5 या 6 टॉपिक है, लेकिन जो PYQ है उनमें मान लो कि आपने लास्ट ईयर के 2 सालों के किए, तो उसमें कुछ ना कुछ सर हॉट टॉपिक्स होते हैं। जैसे 2 टॉपिक है, मान लो कि लगातार उसी से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपने उस टाइप की तो प्रैक्टिस कर ली, बट हो सकता है कि भाई 23 में आपसे दूसरे टाइप के क्वेश्चन जो वो पूछ लिए जाए, तो उस टाइप की भी आपकी प्रैक्टिस जो वो जरूर होनी चाहिए। तो उसके लिए आप बिल्कुल सही बोला सर ने कि RBC का मटेरियल जो है उसको सोल्व कर सकते हो। अगली चीज़ आती है कि सर क्वेश्चन प्रैक्टिस मान लो कि हमने वहाँ से कर ली, उसके बाद में अगला आता है मॉक टेस्ट का ना। मॉक टेस्ट क्योंकि जो जैसे हमने बात की थी कि पेपर कुछ शिफ्ट में डिफिकल्ट भी आता है और कुछ में इजी भी आता है, तो इसका मतलब दोनों टाइप के पेपर्स की अपनी प्रैक्टिस होनी चाहिए। एक्चुअल में 3 टाइप के पेपर यहाँ पे बन जा रहे हैं। एक तो आपको बिल्कुल इजी लेवल का भी देना है, एक आपको डिफिकल्ट लेवल का भी देना है, और थर्ड एक वो देना है जिसमें दोनों का मिक्स टाइप से रहे। जैसे कुछ पेपर्स ऐसे आते हैं इसमें 10-12 इजी क्वेश्चन हैं, फिर बाकी के डिफिकल्ट है। तो एक जब भी मॉक टेस्ट आप सेलेक्ट करोगे कोई भी टेस्ट सीरीज, तो उसका क्राइटेरिया मैं क्या देखूंगा? ठीक है, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि कई बच्चों के अंदर ये दिमाग में पहले से नोशन बना होता है, राइट, कि अगर मॉक टेस्ट कोई भी उन्होंने ज्वाइन कर रखी है टेस्ट सीरीज, तो अगर उसमें सवाल टफ है तो ये अच्छी मॉक टेस्ट है। सबसे पहली बात तो सबसे गलत नोशन है, क्योंकि आप देख रहे हो कि एग्जाम में किस लेवल के प्रॉब्लम आते हैं। तो पहले तो ये नोशन हटा दो, पहला क्राइटेरिया हटा दो। दूसरा क्राइटेरिया, अगर आप किसी भी टेस्ट सीरीज को अगर देखें, जैसे मान लीजिए 30 प्रॉब्लम्स है, तो आप मोटा मोटा तौर पे अपन ये बोल सकते हैं कि सर 20 प्रॉब्लम मॉडरेट ही आते हैं, 10 एक प्रॉब्लम थोड़े से अच्छे लेवल के आते हैं, या फिर 20 प्रॉब्लम इजी से मॉडरेट तक जाते हैं। तो इस टाइप की टेस्ट सीरीज आपको चुनना पड़ेगा। तीसरा, वो काफ़ी एक्सपर्ट फैकल्टी उन्हें बनाया हो यार, मतलब ऐसा कुछ भी ना हो कि कोई भी उठ के आके 40 सवाल 30 सवाल डाल दिया, बोले कि एग्जाम हो चुका है। तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज बहुत रेयर ही टेस्ट सीरीज में मिलती हैं, एंड यू नीड टू लुक आउट फॉर ईच एंड एवरी, मतलब दैट काइंड ऑफ टेस्ट सीरीज गाइस। सूर्य सर ने बहुत ही अमेजिंग इनपुट दिए हैं, और आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि सूर्य सर की हाइट आज जो हमारे जैसी कैसी हो गई है ना। तो ये आप कमेंट सेक्शन में बताना कि मतलब हो क्या रहा है, आप समझ रहे हो ना, है ना। तो यहाँ पे कुछ और हो रहा है, ठीक है। अच्छा, सर ने जैसे मॉक टेस्ट सीरीज के बारे में बताई दिया कि बहुत ही
टेस्ट सीरीज बहुत बैलेंस्ड होनी चाहिए, हर तरह के पेपर्स उसमें होने चाहिए, उसके अलावा बहुत ही साइंटिफिकली डिजाइंड होनी चाहिए, मतलब उसमें रेलेवेंसी का सबसे बड़ा रोल होता है। अब रेलेवेंट का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि भाई सिर्फ सिलेबस में डालो, सिलेबस के अलावा किन चैप्टर्स को लिया हुआ है, कितना होलिस्टिकली पूरा सिलेबस कवर्ड है, उनका यस एनसीईआरटी बेस्ड है कि नहीं, ये सारे इनपुट्स जो है ना, ये सारे के सारे टेस्ट सीरीज में है कि नहीं, वो मैटर करता है। तो उस बेसिस पे आपको मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए। ओवर टू यू सर। अच्छा चलो ये बात तो बता दी, लेकिन मान लो कि उसने टेस्ट सीरीज ऐसे ज्वाइन कर भी ली और उसके बाद मान लो उसने टेस्ट दे भी दिया। अब टेस्ट देने का मतलब सिर्फ मार्क्स लाना है, वो तो काम नहीं है। उसके बाद में है कि भाई जो क्वेश्चन आपसे नहीं हुए हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग लाना कि वो कैसे हैं। अब कई बार टेक्स्ट सॉल्यूशन देख के वो चीज़ें जो नहीं समझ में आ रही होती, तो मतलब वीडियो सॉल्यूशन रिकमेंड करोगे आप? बिल्कुल ऑब्वियसली सर। हाँ, तो भाई वीडियो सॉल्यूशन जो वो भी होने चाहिए। अच्छा यार, जब इतनी सारी बताई दी है सारी क्वालिटीज़, तो इनसे 3-4 और चीज़ें भी होती हैं जो कि आपको एटीपी स्टार का एक AOTS आप सभी जानते होंगे, तो इसमें ये सारी चीज़ें तो हैं ही हैं। इसके अलावा भी आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, आप ऐप में जाके उसको एक्सप्लोर कर सकते हो और नीचे भी लिंक बच्चों डिस्क्रिप्शन में हमने दिया हुआ है, तो उसमें जाके आप जरूर उसको चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो आई थिंक सर जो मेनली क्वेश्चन थे उनमें सारे हमने सर मैं एक चीज़ पूछना चाह रहा हूँ, जो बच्चे मतलब पिछले कई साल से पूछना चाह रहे हैं, आपको शायद पता तो लग ही गया होगा कि शायद मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ, है ना? कि देखो अभी क्या है ना, हाँ देखो अभी आप समझ रहे हो बच्चों की किस बारे में हम बात करने वाले हैं। देखो सूर्य सर जो है, ये मैं खुल के बता देता हूँ, ये बताते नहीं कई बार, लेकिन मैं बता देता हूँ कि ही इज़ मैरिड, ठीक है, और मैं तो हुई, है ना? अब ये हमारी बिरादरी में जल्द ही आने वाले हैं ना, तो अब सर से पूछा जा रहा है कि वो दिन कब आ रहा है, वो शुभ दिन कब आ रहा है? एक्चुअली मैंने कई बार मतलब कोशिश की है उस शुभ दिन लाने की, लेकिन फिर वही होता है कि आसपास वाले लोगों से रिकमेंडेशन लेते हैं भी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, तो अभी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट्स मेरे को मिले नहीं है। तो जैसे जिस दिन सारे बॉक्सेस टिक होंगे उस दिन वो दिन आ जाएगा, और क्या है। सर ऐसे तो आप 50-55 साल के हो जाओगे, मुझे लग रहा है। पॉजिटिविटी अगर ढूंढने की कोशिश करोगे ना तो मुश्किल हो जाएगा, पर आपने खुद नहीं बता दिया, मतलब टाइम लगेगा इसमें। टाइम लगेगा। चलो गाइज आप कमेंट सेक्शन में बताना कि अमित सर को शादी कर लेनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, है ना? ठीक है गाइज, टिल देन ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी करते रहिए एंड लाइक कर देना यार, सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपके कमेंट से, लाइक से, सब्सक्राइब से ही मोटिवेशन हमारी पूरी टीम का बढ़ता है। तो डू इट राइट नाउ। लव यू ऑल, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।